नमस्कार, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम पूर्व की कक्षा में वाक्य शुद्धि बिंदु आरंभ कर चुके थे। कल की कक्षा में हम वाक्य शुद्धि के कतिपय नियमों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हम बात कर रहे थे कि एक अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वाक्य में अशुद्धि क्या है। और उन अशुद्धियों की बात की जाए तो हमें पता चला कि एक वाक्य में मुख्यतः कल भी हमने जाना था कि दो प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। एक होती है आपके वाक्य में पद के क्रम से संबंधित अशुद्धि, दूसरी होती है पद से संबंधित अशुद्धि। दोनों चीज़ें हल्का सा अंतर है सुनने में, लेकिन वास्तव में बहुत बड़ा फर्क है। एक तो होता है कि किसके बाद क्या लिखा जाएगा, किसके बाद क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार की अशुद्धि को दोस्तों कहा जाता है पद क्रम संबंधी अशुद्धि। और एक होती है कि शब्द का या पद का लिंग और वचन क्या होगा, यह होती है पद संबंधी अशुद्धि। कल हम लगभग 10 नियमों की चर्चा, छोटे मोटे 10 नियम हम पढ़ चुके थे, जिनमें हम बात कर चुके हैं कि पद क्रम किस तरीके से भंग होता है। लेकिन जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया, बात यहीं समाप्त नहीं हुई थी, बात और भी है। पद क्रम संबंधी अशुद्धि के कुल 10 नियम ही नहीं, कुछ और भी नियम हैं। तो शेष रहे हम नियमों को पूर्व की कक्षा में जान चुके थे, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो पूर्व की कक्षा में आपने जाना था कि 10 नियमों में सबसे पहली बात हम जान चुके थे क्या, कि एक वाक्य में सबसे पहले कर्ता होता है, तत्पश्चात कर्म होता है, तत्पश्चात क्रिया होती है। यदि पूर्व की कक्षा में एक बात आपको और भी पता चल चुकी क्या, कि इनके जो विस्तारक होते हैं, चाहे वो कर्ता का हो, चाहे वो कर्म का हो, चाहे वो क्रिया का हो, तो कर्ता, कर्म और क्रिया का विस्तारक जो होता है वह जिसका भी विस्तारक होगा उससे पूर्व में लिखा जाएगा। दो बातें पता चल चुकी थी। इसके बाद हमने लास्ट क्लास में एक चीज़ और जानी थी कि यदि आपके व्यवसाय सूचक शब्द या उपाधि और योग्यता व्यक्ति के नाम के साथ लिखनी हो तो योग्यता नाम के पश्चात आती हैं, और उपाधियां या पदवियां या व्यवसाय सूचक शब्द होता है वह नाम से पहले लिखे जाते हैं। उसके बाद एक बात हमारे पास और आई थी कि संबोधन कारक सूचक शब्द या विस्मयादि बोधक अव्यय सूचक शब्द कोई आ रहे हैं तो वो वाक्य में सदैव सबसे पहले लिखे जाएंगे। उसके बाद अंतिम कक्षा की 2 महत्वपूर्ण बातें और रह गई थी, और वो कुछ इस प्रकार से हैं। एक तो आया था हमारा सजीव कर्म और निर्जीव कर्म, कौन सा विभक्ति सहित होता है और कौन सा विभक्ति रहित होता है। और इसके बाद एक बात हम और जान चुके थे, वह कुछ थी इस प्रकार से कि एक वाक्य में यदि द्विकर्मक क्रिया हो तो कर्म 2 होंगे। उन 2 कर्मों में एक होता है मुख्य कर्म, एक होता है गौण कर्म। तो गौण कर्म वाक्य में पहले लिखा जाएगा, मुख्य कर्म वाक्य में गौण कर्म के बाद लिखा जाता है। यहाँ तक की बातें हम जान चुके हैं। अब बात करते हैं 10 से आगे की। पिछली कक्षा में लगभग हम 10 नियमों की चर्चा कर चुके थे। हम बात कर रहे हैं दोस्तों वाक्य शुद्धि की, और वाक्य शुद्धि के अगले नियम की चर्चा कर रहा हूँ। नियम नंबर कुछ 11 है लगभग। नियम नंबर कुछ इस प्रकार से है, क्या सुनो ध्यान से। हम कर्म की बात कर चुके हैं, अब मैं आज बातें करना चाहूँगा क्रिया से संबंधित। किससे संबंधित? क्रिया से संबंधित। मान लीजिए एक वाक्य में देखो 2 क्रिया वाले वाक्य कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। अगर आपको कोई भी, एक बार इसको रफ शीट पे ले लेंगे, अगर आपको कोई संयुक्त क्रिया का वाक्य मिल रहा है, संयुक्त क्रिया क्या होती है पहले ये जान लीजिए। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ी हुई क्रियाएं। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ी हुई क्रियाएं। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि वाक्य में एक से अधिक क्रिया हो, यदि वाक्य में एक से अधिक क्रिया हो लेकिन वो दोनों मिलकर एक ही काम को बता रही हैं। ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि वाक्य में माना कि 2 क्रियाएं हैं तो कार्य भी कितने होने चाहिए? 2,
लेकिन फिर मैं कह रहा हूं क्रिया तो दो हैं लेकिन काम एक ही हो रहा है। काम एक ही हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये दोनों की दोनों क्रियाएं जुड़ेंगी, संयुक्त बन गई और एक ही काम को बताती हैं। उदाहरण लिख रहा हूं फिर समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा राम ने पाठ पढ़ और लिया। राम ने पाठ पढ़ लिया। राम ने पाठ पढ़ लिया। राम ने पाठ पढ़ लिया। दोस्तों ध्यान देना, यहां पर बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। पढ़ना क्रिया है और लेना भी क्रिया है, अर्थात क्रियाएं कितनी हो गई? दो। क्रियापद कितने आ रहे हैं? दो। दोस्तों बहुत अच्छे से समझो इस बात को। हालांकि ये बात हमारे पहले भी आ चुकी है जब हम प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के 8 प्रकार पढ़ चुके थे। सबसे पहले सामान्य क्रिया, दूसरी संयुक्त क्रिया, उसके बाद हम पूर्वकालिक, फिर प्रेरणार्थक, नाम धातु, कृदंत, सजाती और सहायक। इन 8 क्रियाओं की चर्चा जब कर चुके थे तो मैंने ये नाम भी लिया था, लेकिन मैं पुनः आपकी बिल्कुल जो आपकी स्मृति के मानस पटल पर आपके जो अचेतन में जा चुकी वार्ता है उसको पुनः चेतन में लाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या कि जब वाक्य में दो क्रिया दी गई हो, पढ़ना क्रिया अलग होती है, लेना क्रिया अलग होती है, दोनों क्रियाएं हैं। तो जब वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ जुड़ करके संयुक्त रूप में एक ही काम को बताती हैं, यहाँ एक ही काम बताया जा रहा है कि राम ने क्या किया है कि राम ने साहब पाठ पढ़ा है। पाठ पढ़ा, एक ही काम किया। लेना से यहाँ कोई मतलब नहीं निकल रहा। लेना यहाँ कार्य की पूर्णता की बोध करा रहे हैं कि राम ने पूरा पाठ पढ़ लिया, राम ने पाठ पढ़ा, राम ने पूरा पाठ कर दिया। इसका मतलब वाक्य में जब एक से अधिक क्रियापद प्रयुक्त होकर के किसी एक ही कार्य को बताती हैं तो उसे तो हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। उसे तो हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। लेकिन एक ऐसा ही वाक्य और आता है जब वाक्य में हमें दो क्रियापद प्रयुक्त होते हैं। जब वाक्य में दो क्रियापद प्रयुक्त होते हैं और काम भी दो ही होते हैं। यहाँ पर क्रियापद तो दो आ रहे हैं लेकिन काम एक हो रहा है। अब अगली जो बात मैं कहने जा रहा हूं वह इस प्रकार से है कि दो क्रियापद और दो ही कार्य। कार्य भी कितने होंगे? दो। क्रियापद भी कितने होंगे? दो। और ऐसी स्थिति जहां भी मिलती है, अब एक बात बताओ, कर्ता एक है और काम वो दो कर रहा है और दोनों कार्य उसके अलग अलग हैं, तो दोनों एक साथ तो कर नहीं सकता। जाहिर सी बात है उनमें एक पहले करेगा और एक बाद में करेगा। तो जो पहले करेगा उसको कहा जाता है दोस्तों पूर्वकालिक। क्या नाम दिया जाता है उसको? पूर्वकालिक। क्या नाम दिया जाता है? पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। पूर्वकालिक। पुनः सुनिए कि जब वाक्य के कर्ता द्वारा दो क्रियाएं की जाएं, उनमें एक क्रिया पहले शुरू हो जाती है और पहले ही पूरी हो गई, तत्पश्चात, तत् का मतलब होता है उसके पश्चात यानी बाद में, उसके पश्चात दूसरी क्रिया आरंभ होती है और वो चलती रहती है। तो जो पहले पूरी हो चुकी क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक कहा जाएगा। पुनः सुनिए, जब वाक्य में दो क्रियापद हो और दो ही कार्य हो, काम करने वाला एक, काम करने वाला मोहन एक है जबकि क्रियापद भी दो और काम भी कितने कर रहा है? दो। तो जाहिर सी बात है एक काम पहले करेगा और एक काम बाद में करेगा। तो जो पहले काम कर रहा है उसको क्या कहा जाएगा? पूर्वकालिक। वाक्य शुद्धि यहीं से निकल करके आ रही है। कैसे? ध्यान से सुनो। एक तो मैं कहूं राम सो गया। राम सो गया, ठीक है। और एक वाक्य है राम ने पाठ पढ़ा। राम ने पाठ पढ़ा। राम ने कितने काम किए हैं? दो। एक तो राम ने सोने का काम किया है, सो गया, और एक उसने पाठ पढ़ने का काम किया है। अब इन दोनों क्रियाएं और दोनों कार्यों को मैं एक ही वाक्य में लिखूंगा तो वाक्य कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो, राम सो गया पाठ पढ़कर। एक वाक्य तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, फिर मैं लिख रहा हूं राम पाठ पढ़कर सो गया। अब इनमें शुद्ध कौन सा हुआ?
इनमें शुद्ध कौन सा हुआ? दोस्तों शुद्ध आप बाद में पहचानना, पहले यह पहचानो कि ये दोनों क्रियाएं अलग अलग हैं और एक ही वाक्य में हैं, तो इस क्रिया का नाम क्या होगा? ध्यान से सुनिए। जब वाक्य में दो क्रियापद हो, जब वाक्य में दो क्रियापद हो और दो ही कार्य होते हैं, जब वाक्य में दो क्रियापद हो और दो ही कार्य होते हैं, लेकिन शर्त लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, लेकिन उनमें एक क्रिया पहले आरंभ होकर पहले ही पूर्ण हो जाती है, लेकिन उनमें एक क्रिया पहले आरंभ होकर पहले ही पूर्ण हो जाती है, उसके बाद दूसरी क्रिया आरंभ हो, तो पहले पूर्ण होने वाली क्रिया, दोस्तों बहुत अच्छा नाम लिख रहा हूं, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ये एलडीसी लेवल या अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाओं में आने वाला बिंदु है, हूबहू ये लाइन पूछी जाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। बहुत अच्छे से समझो इस बात को कि जब वाक्य में दो क्रियापद दिए हों, लेकिन उनमें से एक क्रिया पहले शुरू होकर के पहले ही पूर्ण हो जाती है, पहले आरंभ करके पहले ही पूरी हो गई, और उसके बाद दूसरी क्रिया आरंभ हो रही है। राम सो गया पाठ पढ़कर, राम सो गया, उससे पहले उसने कौन सा काम किया था? पाठ पढ़ने का। इस दूसरे वाले वाक्य को पढ़ो, राम पाठ पढ़कर सो गया, इसका मतलब राम ने क्या क्या काम किया? राम ने पहले काम किया पाठ पढ़ने का और उसके बाद सो गया। दोनों लाइनों का मतलब तो एक जैसा ही निकल कर आ रहा है। बात आती है वाक्य शुद्धि की, और वाक्य शुद्धि से पहले बात आती है पूर्वकालिक पहचानने की। तो ध्यान से सुनना कि जब वाक्य में दो क्रियाएं हों और दो ही कार्य हों, लेकिन उनमें एक क्रिया पहले आरंभ होकर पहले ही पूरी हो जाती है, उसके पश्चात दूसरी क्रिया आरंभ होती है, तो पहले पूर्ण होने वाली इनमें से पहला काम कौन सा पूरा हुआ दोस्तों? पढ़ने का। तो जो पहले पूर्ण होने वाली क्रिया है उसे ही क्या कहा जाएगा? पूर्वकालिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पूर्वकालिक कहा जाएगा। तो इन दोनों में अगर आपसे पूर्वकालिक पूछा जाए तो यहां पर यह पढ़कर क्रिया क्या है? पूर्वकालिक। पढ़कर क्रिया क्या है दोस्तों? पूर्वकालिक। अब आ रहा हूं मैं वाक्य शुद्धि के नियम पर। वाक्य शुद्धि का नियम क्या कह रहा है वो ऐसे समझो। नियम लिखते चलते हैं, उसके बाद इसके उदाहरण पर चलेंगे। क्या कि यदि वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है, यदि वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है तो वह मुख्य या बाद में होने वाली, समझना, बाद में होने वाली, अभी समझ में आएगा, मुख्य या बाद में होने वाली क्रिया से पहले लिखी जाएगी। पहले लिखी जाएगी। अब आ जाओ हमारे उदाहरण पर। यदि वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है तो वह बाद में होने वाली को क्या कहा? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया अर्थात बाद में कौन सा काम हुआ। अब इसको देखो, राम ने दो काम किए, एक तो सोने का और पढ़ने का। पहले कौन सा काम किया? पढ़ने का। तो जो पहले काम किया वो तो कहलाया पूर्वकालिक। तो यदि वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है तो वह पहले लिखी जाती है, और बाद में होने वाली अर्थात जो मुख्य क्रिया होती है वह बाद में लिखी जाती है। यदि वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है तो वह मुख्य क्रिया से पहले लिखी जाएगी। अर्थात वाक्य कुछ इस प्रकार से बनेगा। हमारा जो वाक्य था क्या? राम सो गया पाठ पढ़कर। राम सो गया
पाठ पढ़कर, यह तो आपका कौन सा रूप हो जाएगा दोस्तों? अशुद्ध का रूप हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर इसको आप क्या कहोगे? ये पूर्वकालिक है। नियम क्या कह रहा है? पूर्वकालिक पहले लिखा जाएगा। तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? राम पाठ पढ़कर सो गया। राम पाठ पढ़कर सो गया। दोस्तों ये एक अकेला नियम बहुत महत्वपूर्ण था अपने आप में, क्रिया से संबंधित, कि यदि वाक्य में आपसे पूछ लिया जाता है कि पूर्वकालिक कहाँ लिखी जाएगी और मुख्य क्रिया कहाँ लिखी जाएगी, तो अब आप भ्रमित नहीं होंगे। आप आराम से बता सकते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आई? अगली बात पर चलें, उसको एक बार गौर से देख लीजिए स्लाइड पर, फिर चलते हैं हम अगले नियम पर। आज का दूसरा नियम देखो। एक बात सुनना मौखिक ही, क्या आपने खाना खाया? दोस्तों मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे वार्ता कर रहा हूं। नहीं, मैं बिल्कुल प्रश्न ही पूछ रहा हूं। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे प्रश्न का जवाब हाँ अथवा नहीं में मिले, सुनना, यदि हम चाहते हैं कि हमारे प्रश्न का जवाब या हाँ अथवा नहीं में मिले, तो प्रश्न का आरंभ एक निश्चित शब्द से होता है। बता सकते हैं वो कौन सा शब्द होगा? ये भी वाक्य शुद्धि में ही आता है, पर तरीके हैं। मोहन ने खाना खा लिया क्या? आपने खाना खाया क्या? प्रश्न सुनना बहुत सारे हैं। आपने क्या खाना खाया? फिर पूछ रहा हूं, आपने खाना क्या खाया? आपने खाना क्या खाया? आपने खाना खाया। आपने खाया। अब ध्यान दीजिए, इसका भी मैं प्रश्न लिखूंगा। नियम क्या कह रहा हूं वो सुनना। मुझे इनमें से कौन से प्रश्न को उठाना है, मुझे इनमें से कौन से प्रश्न को उठाना है जिसका जवाब हाँ अथवा नहीं में आना चाहिए। पूछना कैसे होगा? बहुत बार हम कहते हैं कि मैंने भाई सवाल किया, आपने जवाब ही नहीं दिया। मैंने तो सवाल किया था, आपने तो जवाब ही नहीं दिया। तो सवाल कहाँ से करेगा भाई? अगर तू सवाल ही सही नहीं करेगा तो सही जवाब की अपेक्षा क्यों कर रहे हो? आपने खाना खाया क्या? बात तो सही है, पूछ तो रहा हूँ, आपने खाना खाया क्या? ठीक है, आपने क्या खाना खाया? इसके तो जवाब में निबंधात्मक बन जाएगा क्या खाना खाया। वो मेनू बताने लग जाएगा कि मैंने रोटी खाई है, दाल खाए हैं, चावल खाए हैं। आपने खाना क्या खाया? जमी नहीं बात। लास्ट में मैंने इतना सा ही लिख दिया, आपने खाना खाया। और इससे पहले मैं लिख रहा हूं क्या? दोस्तों आपको बताना यह है कि यदि प्रश्न का जवाब हाँ अथवा नहीं में चाहिए, यदि प्रश्न का जवाब हाँ अथवा नहीं में चाहिए, तो वाक्य में क्या का प्रयोग कहाँ होगा? नियम समझ में आया? मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? मेरे कहने का आशय यह है कि यदि प्रश्न का जवाब हाँ अथवा नहीं में चाहिए, यदि प्रश्न का जवाब हाँ अथवा नहीं में चाहिए, तो वाक्य में आरंभ कहाँ से करोगे? यदि वाक्य में प्रश्न का जवाब हाँ अथवा नहीं से चाहिए तो वाक्य कैसे बनेगा, ये ध्यान दीजिए। और अगर ऐसी स्थिति आ जाती है दोस्तों, तो आपका सबसे सही और सटीक प्रश्न कौन सा बैठता है? क्या? कौन सा बैठता है दोस्तों? क्या से बैठता है। किससे बैठता है? क्या से बैठता है। मेरे कहने का आशय यह है कि यदि आपके वाक्य में प्रश्न का जवाब हाँ अथवा नहीं में चाहिए, यदि आपके वाक्य में प्रश्न का जवाब हाँ अथवा नहीं में चाहिए,
तो प्रश्न का आरंभ क्या से होगा, किससे होगा, क्या से होगा। तो वाक्य शुद्धि का अगला जो हमारा नियम है, अगला जो हमारा 11 के बाद 12वें नंबर का नियम है, वह कुछ इस प्रकार से हम बना लेंगे। क्या लिखेंगे? 12वां नियम यहां लिख रहा हूं मैं, नियम नंबर 12। नियम नंबर 12 कि यदि प्रश्न का जवाब, यदि प्रश्न का जवाब हां अथवा, यदि प्रश्न का जवाब हां अथवा नहीं, यदि प्रश्न का जवाब हां अथवा नहीं में चाहिए, यदि प्रश्न का जवाब हां अथवा नहीं में चाहिए, तो वाक्य का आरंभ, वाक्य का आरंभ सदैव क्या से होगा। बहुत अच्छे से सुनना इस बात को। यदि प्रश्न का जवाब हाँ अथवा नहीं में चाहिए, तो वाक्य का आरंभ किससे होगा? तो वाक्य का आरंभ होगा दोस्तों किससे? क्या से होगा। किससे होगा? क्या से। पुनः पुनः सुन लीजिए कि यदि आपको प्रश्न का जवाब हाँ अथवा नहीं में चाहिए, तो आप इनमें से यह भी और यह भी, उपरोक्त तीनों प्रकार के वाक्य प्रयोग में नहीं लेंगे। अगर आप में इसमें से किसी भी वाक्य का प्रयोग कर रहे हो, तो आपके वाक्य ओवरऑल क्या है? ये अशुद्ध हैं। ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों? अशुद्ध हैं। शुद्ध तो एक ही स्थिति में होंगे, कब? जब आपको वाक्य किससे आरंभ कर दिया जाए? क्या से। किससे आरंभ कर दिया जाए? क्या से आरंभ कर दिया जाए। तो मैं नियम को एक बार पुनः दोहरा रहा हूं कि यदि प्रश्न का जवाब हाँ अथवा नहीं में चाहिए, यदि प्रश्न का जवाब हाँ अथवा नहीं में चाहिए, तो वाक्य का आरंभ किससे होता है? क्या से होता है। किससे होता है दोस्तों? क्या से होता है। इसे एक बार गौर से देख लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले नियम पर, अगली बात पर। देखो, अब चलते हैं हम अगली बात पर। 12 नियम, अगला तथ्य बहुत ही अच्छा। एक वाक्य आता है दोस्तों संयुक्त, और एक वाक्य आता है मिश्र। हालांकि है तो ये वाक्य शुद्धि की बातें, पर हम वाक्य के प्रकारों में पढ़ते हैं। वाक्य के प्रकार, और वाक्य के प्रकार में आपको पता होगा, क्या पता होगा कि वाक्य के जब प्रकार पढ़ते हैं, तो सबसे पहला तथ्य लिया जाता है प्रयोग या रचना या संरचना, प्रयोग व संरचना। और इसके आधार पर हमारे प्रकार कितने हैं भाई? 3 भेद। कितने भेद हैं? 3 भेद कौन कौन से हैं वो देखो। 3 भेद में सबसे पहला है दोस्तों कौन सा? सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। दूसरा कौन सा है? संयुक्त वाक्य। और तीसरा कौन सा है? मिश्र वाक्य। तीसरा कौन सा है दोस्तों? मिश्र वाक्य। बहुत गौर से समझने वाली बात है। जब वाक्य में हमारे पास 3 दे दिए जाए प्रकार, इन तीनों में से एक वाक्य शुद्धि का नियम बन के आता है। वो क्या बन के आता है? सरल वाक्य में तो हमें पता है कोई योजक नहीं आता, कोई योजक नहीं आता, लेकिन संयुक्त और मिश्र वाक्य में योजक आते हैं, योजक होते हैं। अरे भाई, इनमें तो योजक होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ध्यान देना, वाक्य शुद्धि का एक छोटा सा और बहुत मीठा सा प्यारा नियम क्या है वो सुनो। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के योजक सदैव उपवाक्यों के मध्य लिखे जाने चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य से संबंध क्या है वो बता रहा हूं वाक्य शुद्धि का। क्या नियम सुनना।
संयुक्त व मिश्र वाक्य के योजक, संयुक्त व मिश्र वाक्य के योजक सदैव दो उपवाक्यों के मध्य लिखे जाने चाहिए, मध्य लिखे जाने चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर योजकों के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा योजक कहाँ लिखा जाएगा, तो ध्यान रखना संयुक्त वाक्य का और मिश्र वाक्य का जो योजक होता है वह योजक वाक्य के मध्य लिखा जाएगा। जैसे जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है लेकिन श्याम गाने सुन रहा है, लेकिन श्याम गाने सुन रहा है। ये कौन सा वाक्य आ गया दोस्तों? यह आपका संयुक्त वाक्य है। यह कौन सा है? संयुक्त वाक्य है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए मिश्र वाक्य के संबंध में, तो मिश्र वाक्य जैसे गांधी जी ने कहा कि हिंसा मत करो, हिंसा मत करो। मेरे कहने का आशय यह हुआ साथियों कि अगर आपको यदि आपको कह दिया जाए कि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के योजकों का हम प्रयोग कहाँ करेंगे, तो सदैव ध्यान रखना मिश्र वाक्य के और संयुक्त वाक्य के योजक सदैव इनके उपवाक्यों के मध्य आते हैं। उपवाक्य से मेरा मतलब यह है कि वाक्य का वह आधा भाग जो संयुक्त वाक्य के संदर्भ में स्वतंत्र होता है और मिश्र या मिश्रित वाक्य के संदर्भ में क्या होता है, एक प्रधान और शेष अन्य क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। इस बात की हम चर्चा वाक्य के प्रकारों में जब साधारण संयुक्त और मिश्र वाक्य के प्रकार हम पढ़ रहे थे उस समय कर चुके हैं। तो यह एक संयुक्त और मिश्र वाक्य से संबंधित एक पहला तथ्य है। और वैसे अगर आपके मूल नियमों की बात करें तो हमारे 12 के बाद यह नियम नंबर आपका कौन सा हो गया दोस्तों? यह नियम हो गया 13वां। कौन सा नियम है? 13 नंबर का नियम है। इसके बाद अगला नियम लें, एक बार इसको गौर से देख लीजिए। अब चलते हैं हम अगले नियम पर। अगला नियम देखो दोस्तों, वह भी इसी से संबंधित है। क्या है वो नियम? वो देखो यहां पे नियम नंबर 14। मिश्र वाक्य में, कौन से वाक्य की बात कर रहा हूं? मिश्र वाक्य की बात कर रहा हूं। मिश्र वाक्य क्या होता है? सुन लीजिए। मिश्र वाक्य वह वाक्य है जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा, शेष अन्य आश्रित उपवाक्य होंगे। मिश्र वाक्य क्या होता है? जिसमें एक प्रधान उपवाक्य, शेष अन्य आश्रित उपवाक्य हों। कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें एक तो मुख्य है और बाकी सब उस पर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, तो ऐसे उपवाक्य क्या कहलाते हैं आपके? ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? मिश्र या मिश्रित वाक्य। नियम क्या है वाक्य शुद्धि का? वह सुन लीजिए। यदा कदा हमें उदाहरण इसके विपरीत भी मिलते हैं, वह अलग बात है, पर नियम क्या कह रहा है वह सुनिए। मिश्र वाक्य में सदैव प्रधान उपवाक्य पहले व आश्रित उपवाक्य
बाद में लिखे जाते हैं, बाद में लिखे जाते हैं। मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य तो कहाँ लिखा जाएगा दोस्तों? पहले। और आश्रित कहाँ लिखे जाते हैं? बाद में। आश्रित कहाँ लिखे जाते हैं? बाद में लिखे जाते हैं। जैसे अभी अभी इसकी बात की हमने, गांधी जी ने कहा कि हिंसा मत करो, तो गांधी जी ने, अगर ऐसा आ जाए हिंसा मत करो गांधी जी ने कहा है, उदाहरण समझना, मैं लिखूं जैसे जैसे हिंसा मत करो गांधी जी ने कहा है, हिंसा मत करो गांधी जी ने कहा है। इस प्रकार की लाइनें हम बोल देते हैं घर पर, हैं? यह मत करिए पापा ने मना कर दिया है, यह मत करिए पापा ने मना कर दिया है, आप वहां मत जाइए मम्मी ने मना कर दिया है। बोलते हैं हम ऐसा? हम ठीक विपरीत बोल रहे हैं। मम्मी ने मना कर दिया, आप वहां मत जाइए। पापा ने मना कर दिया, आप ऐसा मत कीजिए। वाक्य शुद्ध इस प्रकार से होगा। बोलते हम उल्टा हैं। अब समझ में आया दोस्तों? मेरे कहने का आशय यह है कि मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य कहाँ लिखा जाएगा? पहले। और आश्रित उपवाक्य कहाँ लिखा जाएगा? बाद में। तो ये तो क्या हो गया आपका? अशुद्ध हो गया। ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध किस तरीके से होगा? तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा कि गांधी जी ने कहा, पिताजी ने कहा, आप ऐसा मत करें, हैं? गांधी जी ने कहा कि हिंसा मत करो, गांधी जी ने कहा कि हिंसा मत करो। यह आपका कौन सा रूप हो जाएगा दोस्तों? शुद्ध रूप। यह कौन सा रूप हो जाएगा आपका? शुद्ध रूप हो जाएगा। इस प्रकार से यह वाक्य शुद्धि के पदक्रम संबंधी नियमों में आज की कक्षा में हम, पूर्व कक्षा में हम लगभग 10 नियमों पर चर्चा कर चुके थे और 4 नियम जो छोटे छोटे थे हम ये देख चुके हैं। अभी पूरा नहीं हुआ है। वाक्य शुद्धि में अभी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पाठ बचा है जिसकी हम चर्चा अब करेंगे। एक बार इसे और गौर से देख लीजिए, फिर चलते हैं हम अगली बात पर। अब देखो अगला तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, और ये मान के चलिए कि संपूर्ण वाक्य शुद्धि में पद क्रम संबंधी अशुद्धियों का एक बेस बिंदु जो है हम अब पढ़ने जा रहे हैं। और इसको कहा जाता है वाक्य में, इसको आप अलग से हेडिंग डालकर लिख सकते हो, वाक्य में कारकों का क्रम। वाक्य में कारकों का क्रम। दोस्तों बात की जाए कारकों की, तो कारकों की संख्या कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8 कारक होते हैं। देखो कैसे कैसे कारक, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं इनकी विभक्ति। हालांकि कारक बिंदु हमने पूरा पढ़ रखा है पूर्व की कक्षाओं में, लेकिन फिर भी अभी इस वाक्य शुद्धि के संदर्भ से इसे कैसे पढ़ना है वो समझो। पहला कारक कौन सा है? कर्ता। विभक्ति क्या है उसकी? ने। नंबर 2 दूसरा कर्म। विभक्ति क्या होती है? को। तीसरा है कर्ण। विभक्ति क्या है उसकी? से या के द्वारा। अगला कारक नंबर 4 संप्रदान। कौन सा कारक है दोस्तों? संप्रदान। संप्रदान के लिए। 5वां है दोस्तों अपादान। अपादान की विभक्ति भी क्या होती है? से। ध्यान देना, कर्ण कारक की विभक्ति भी क्या है? से। और अपादान कारक की विभक्ति भी क्या है? से। नियम क्या कहता है कि यदि 2 कारकों की विभक्ति एक जैसी हो, पहली बात तो यह है कि सभी कारकों की अपनी अपनी निश्चित विभक्तियां हैं। पहली बात, कॉमन बात, सभी कारकों की अपनी निश्चित विभक्ति होती है। दूसरी बात, गौर से सुनना, यदि 2 कारकों की विभक्ति संयोगवश एक जैसी हो जाए, जैसे यहां पर देखो कर्ण कारक की विभक्ति भी से और अपादान की विभक्ति भी से, तो वाक्य में इनका व्यवहार अलग अलग होगा। बहुत अच्छे से सुन लिया इस बात को। यदि वाक्य में 2 कारकों की विभक्ति एक जैसी हो जाती है तो वाक्य में इन दोनों का व्यवहार अलग अलग होगा। जैसे
करण कारक के रूप में यदि से विभक्ति का प्रयोग होता है तो यहाँ पर यह के द्वारा के संदर्भ में आती है, अर्थात माध्यम के अर्थ में इसका प्रयोग होगा। किसके अर्थ में होगा इसका प्रयोग? माध्यम के अर्थ में होगा। और यदि अपादान के रूप में यदि से विभक्ति आती है, अपादान के रूप में यदि से विभक्ति का प्रयोग होता है दोस्तों, तो ध्यान रखना अपादान यहाँ अलग करने के हेतु आता है। किसके लिए आता है? दो संज्ञा या सर्वनामों को आपस में अलग करने या उनके मध्य तुलना करने हेतु से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। करण कारक की विभक्ति से अलग या तुलना करने के संदर्भ में कौन सी होगी? आपके अपादान कारक की विभक्ति होगी। अगले कारक का हम नाम लें तो अगला कारक होता है आपका संबंध कारक। विभक्ति का, के, की सर्वनाम शब्दों के साथ रा, रे, री, ना, ने और नी, ये कुछ संबंध कारक की विभक्तियां हैं। अगला कारक जो है आपका वह है कौन सा? अधिकरण। कौन सा कारक है दोस्तों? अधिकरण। अधिकरण कारक की विभक्ति कौन कौन सी हैं? में, पर, ऊपर, मध्य, नीचे, बीच, बीचों बीच, पास, सामने, निकट, तले, दूर, इस प्रकार से। और अंतिम है कौन सा आपका? संबोधन। अंतिम कौन सा कारक है? संबोधन। विभक्ति क्या होती है? हे, अरे, रे, ओ। इस प्रकार से हमारे हिंदी में कारक कितने हैं दोस्तों? 8 कारक हैं। कितने कारक हैं? 8। कारकों के क्रम के संबंध में हम वाक्य शुद्धि की बात कर रहे हैं, कारक नहीं पढ़ रहे। कारक हम पढ़ चुके हैं। यह मैं क्यों बता रहा हूं वह समझो। अब आएगी काम की बातें। कैसे कि वाक्य में कारक कैसे पहचाने। जैसे मेरे किसी मित्र ने कारक पढ़े नहीं, मान लीजिए आपको कारक नहीं आते, तो भी आप वाक्य में कारक कैसे पहचानोगे? अब मैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिख रहा हूँ। नियम नंबर 1, क्या? कारकों की पहचान करना। कारकों की पहचान। कारक कैसे पहचानेंगे? कारक की पहचान बता रहा हूं। वाक्य में जहां कहीं भी, वाक्य में जहां कहीं भी कारक की विभक्ति लिखी होती है, वाक्य में जहां कहीं भी कारक की विभक्ति लिखी होती है, उससे ठीक पहला शब्द संबंधित विभक्ति का कारक होगा। वाक्य में जहां कहीं भी कारक की विभक्ति लिखी होती है, उससे ठीक पहला शब्द उसी विभक्ति का कारक होगा। ठीक है। जैसे राम ने श्याम के लिए पेन से पत्र लिखा। बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ये बात, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखो क्या कहना चाहा है मैंने। वाक्य में जहां कहीं भी कारक की विभक्ति लिखी होती है, जहां कहीं भी कारक की विभक्ति, वाक्य में देखो ने लिखा हुआ है, वाक्य में के लिए लिखा हुआ है, वाक्य में से लिखा हुआ है। तो वाक्य में जहां कहीं भी कारक की विभक्ति लिखी होगी, उससे ठीक पहला शब्द संबंधित का मतलब होता है उसी विभक्ति का कारक होगा। कैसे? ने लिखा हुआ है तो ने कौन से कारक की विभक्ति है दोस्तों? कर्ता कारक की। ने कौन से कारक की विभक्ति हो गई? कर्ता कारक की। इसका मतलब यहां पर ने से पहले शब्द ये है, क्या होगा? कर्ता होगा। क्या होगा?
करता होगा करता। वाक्य में के लिए लिखा हुआ है, के लिए कौन से कारक की विभक्ति है? संप्रदान की। तो जाहिर सी बात है श्याम यहाँ पर क्या है? संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है दोस्तों? संप्रदान कारक है। पेन से का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है तो करण कारक होगा, अलग करने हेतु होता है तो अपादान होता। यहाँ पर पत्र लिखने का माध्यम बन रहा है पेन, तो से का प्रयोग माध्यम या साधन के लिए हो रहा है तो कारक कौन सा हुआ? कर्ण। अर्थात पेन शब्द यहाँ पर पेन कौन सा कारक हुआ? कर्ण कारक हुआ। पेन कौन सा कारक हो गया दोस्तों? कर्ण कारक हो गया। अब समझ में आया मैंने क्या कहना चाहा है? कि वाक्य में जहाँ कहीं भी विभक्ति लिखी होती है उससे ठीक पहला शब्द उसी विभक्ति का कारक होगा। क्लियर हो गई ये बात? एक बात। और ऐसा नियम यह कहां तक लागू है? संबोधन को छोड़कर। यह बात संबोधन को छोड़कर सभी में लागू है। इतना अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लो। संबोधन को छोड़कर सभी में लागू, सभी पर लागू। यह बात संबोधन को छोड़कर सभी पर लागू हो रही है। ठीक है, तो अब आपके जहन में सवाल आ रहा है कि सर संबोधन का क्या करें? संबोधन में उल्टा होता है। संबोधन में क्या होता है भाई? विपरीत होता है। संबोधन कारक में यहां पर तो कहां आ रहा है? विभक्ति बाद में आ रही है, कारक शब्द पहले। विभक्ति बाद में आ रही है, कारक शब्द पहले। कारक शब्द पहले बाद में आ रहा है, कारक शब्द पहले आ रहा है, विभक्ति बाद में। कंप्यूटर महोदय मुझे स्विच न करें, एक बार जरा ध्यान से समझो इस बात को। वाक्य में हमने देखा कि विभक्ति कहाँ लिखी हुई है? बाद में। कारक शब्द कहाँ आया? पहले। विभक्ति कहाँ लिखी हुई है? बाद में। कारक शब्द कहाँ आ रहा है? पहले। विभक्ति कहाँ लिखी हुई है? बाद में। कारक शब्द कहाँ आ रहा है? पहले। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं यह बात केवल और केवल संबोधन को छोड़कर सभी पर लागू हो रही है। तो 8 में से 7 पर तो यह बात लागू हो गई। 8 में से केवल एक संबोधन को छोड़ देंगे, इस संबोधन को छोड़ देंगे तो इस संबोधन को छोड़ करके सभी पर यह बात तो लागू हो गई। अब बात आती है संबोधन का क्या करें? तो संबोधन में यह क्रम विपरीत होता है। या आप सीधे के सीधे ही लिख दीजिए, संबोधन में कारक विभक्ति पहले व कारक शब्द बाद में आता है। बाद में आता है। जैसे हम उदाहरण लें इसका, जैसे हे भगवान, हे भगवान। अब देखो इधर ध्यान से समझो, हे कारक की विभक्ति हो गई, हे अरे रे ओ। तो नियम तो यही कह रहा था क्या? अगर 7 के 7 नियमों की तरह हम समान रूप से बात करें कि जहां भी कारक की विभक्ति लिखी होगी उससे पहला शब्द कारक होगा। तो हे से पहले तो कोई वाक्य में शब्द ही नहीं है ना, तो कारक हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने क्या कहा? संबोधन कारक में विभक्ति पहले आती है और कारक शब्द बाद में आता है। तो विभक्ति पहले आ गई, कारक शब्द बाद में। तो भगवान शब्द क्या हो गया? संबोधन कारक, और हे क्या है? संबोधन कारक की विभक्ति। जबकि इस संबोधन कारक के अलावा कर्ता से लेकर के कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, यहाँ 7 कारकों तक नियम एक जैसा है। क्या? विभक्ति वाक्य में बाद में होगी और कारक शब्द पहले होगा। तो जहां भी विभक्ति लिखी हो उसके ठीक पहले वाले शब्द को उसी विभक्ति का कारक मानना है। ने से पहले कर्ता, को से पहले कर्म, से पहले कर्ण, के लिए से पहले संप्रदान, से अलग करने हेतु में अपादान, काके की, रारेरी और नाने नी से पहले संबंध, और में पर पे ऊपर नीचे मध्य सामने दूर तले निकट में आपका अधिकरण कारक हम कर लेंगे। तो दोस्तों आशा कर रहा हूं कि ये कारकों का आपको परिचय जो मैंने एक विवरणात्मक और एक आपको जो शॉर्ट रूप में लेकिन सारगर्भित सारा परिचय दिया, ये तो संबंध में आया। अब यहां से हम वाक्य शुद्धि निकालेंगे। वाक्य शुद्धि का नियम यहां से निकल करके आएगा। वह क्या होगा कि मान लीजिए एक वाक्य में एक से ज्यादा कारक आ जाएं, क्योंकि ये हिंदी में कहा गया है क्या कि एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं। एक वाक्य में यहां पर देखो कर्ता कारक भी मिला, संप्रदान कारक भी मिला, कर्ण कारक भी मिला, और क्या लिखा? पत्र। ये देखो दोस्तों यहां पर ये कर्म भी है, यहां पर यह कर्म कारक भी है। तो एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं, एक स्थान पर 2 नहीं होंगे। एक पंक्ति है कक्षा कक्ष में, एक पंक्ति है कक्षा कक्ष में जिसमें हम 10 विद्यार्थियों को एक पंक्ति में बिठा सकते हैं। नियम सुनना क्या है? एक पंक्ति में एक से ज्यादा विद्यार्थी बैठेंगे लेकिन एक सीट पर एक ही बैठेगा।
समझ में आ रहा है? एक वाक्य में एक से ज्यादा कारक होंगे, हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में दो नहीं होंगे, एक शब्द में एक ही कारक होगा। यह बात समझ में आई? अब आ रहा हूं मैं वाक्य शुद्धि पर। वाक्य शुद्धि का मतलब यहां से क्या है कि वाक्य में अगर 8 के 8 कारक दे दिए जाएं या 8 में से कोई 6 कारक दे दिए जाएं, तो कौन सा कारक पहले लिखेंगे और कौन सा कारक बाद में लिखेंगे, यह वाला है तथ्य जो हमें पढ़ना है। इस बात को एक बार गौर से देख लीजिए, फिर चलते हैं हम वाक्य शुद्धि के नियम पर। देखो अब कारकों का क्रम। कारक कितने होते हैं भाई? 8, 1 से 8 तक, 1 से 8 तक। सबसे पहले मैं बता रहा हूं पढ़ने का क्रम, कि हम किस क्रम में इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पढ़ने का क्रम। पढ़ने के क्रम में हम क्या लिखते हैं? देखो, सबसे पहले हमने कौन सा कारक पढ़ा? कर्ता, फिर उसके बाद कर्म, फिर उसके बाद करण, फिर उसके बाद संप्रदान, फिर उसके बाद अपादान, फिर उसके बाद संबंध, उसके बाद अधिकरण, और अंत में कौन सा कारक पड़ा? संबोधन। सारणी भी कुछ इस प्रकार से आती है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की रारेरी नानेनी, अधिकरण में पर पे, संबोधन हे अरे रे ओ। ऐसे ही पढ़ते आए हैं। तो पढ़ने का क्रम तो कैसे हुआ? यहां पर मैं देखो नंबर लिख रहा हूं, ये 1, ये 2, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 6, 7 और ये 8। दोस्तों ये नंबर क्यों लिखे हैं यह भी आपको अब समझ में आएंगे। ये नंबर अगर आपको याद रह गए, कारकों के नाम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारणी में हम नंबर 1 पे कौन सा पढ़ते हैं? कर्ता, दूसरा कौन सा? कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान। पता होना चाहिए। 7 पे अधिकरण, 6 पे संबंध, 3 पे करण, 5 पे अपादान, 8 पे संबोधन आता है। 1 कर्ता 2 कर्म है कि नहीं है? तो 6 पे कौन सा हो गया? संबंध कारक हो गया, 7 अधिकरण हो गया, 5 अपादान, 4 संप्रदान, 3 करण, 2 कर्म, 1 कर्ता। ऐसे आप इनका एक नंबर को ध्यान रखो। ये नंबर अगर हमें सारणी में खूब लिखा हुआ मिलता है, खूब पढ़ते आए हैं कि पहला कारक कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, पांचवा अपादान, 7वां आपका अधिकरण और 8वां संबोधन। ये तो इनका पढ़ने का कर्म होता है। लेकिन अब आती है वाक्य में इनका कर्म कैसे होगा। वाक्य में इनका कर्म, यह महत्वपूर्ण बात जो अब लिखने जा रहा हूं, वाक्य शुद्धि का महत्वपूर्ण बिंदु। क्या? वाक्य में कारकों का क्रम। वाक्य में कारकों का क्रम, बहुत अच्छे से समझो इसको। वाक्य में कारकों का क्रम, वाक्य में सबसे पहले, वाक्य में सबसे पहले संबोधन कारक लिखा जाता है। वाक्य में सबसे पहले संबोधन कारक लिखा जाता है। वाक्य में सबसे पहले कौन सा कारक लिखा जाता है? संबोधन कारक लिखा जाता है। जबकि पढ़ने में कौन सा है? वो आखिरी का, और लिखा कहां गया? सबसे पहले। उसके बाद, अब सुनो महत्वपूर्ण बात आएगी, उसके बाद नियम को सुनना बहुत अच्छे से। उसके बाद कर्ता व कर्म के मध्य, उसके बाद कर्ता व कर्म, उसके बाद कर्ता व कर्म के मध्य शेष रहे, शेष रहे। दोस्तों अगर आपसे मैं पूछूंगी कितने कारक शेष रह गए, बताओ। देखिए सबसे पहले वाक्य में सबसे पहले क्या लिख दिया? संबोधन कारक। उसके बाद कर्ता व कर्म के मध्य, इसका मतलब एक तो लिख चुके,
और इन दो के मध्य। तो 1, 2 और 3 की बात तो हो चुकी, कितने बच गए? 5। कौन कौन से बचे? कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, क्योंकि संबोधन सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद कर्ता और कर्म के मध्य, इन दोनों के मध्य शेष रहे, ये शेष रह रहे हैं यहां से यहां तक के, शेष रहे सभी कारक, शेष रहे सभी कारक, बहुत अच्छे से समझना इस बात को, सभी कारक अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। आपने सुना होगा पर्वतारोही, पर्वत आरोही, पर्वत आरोही, पर्वत पर चढ़ने वाला। आरोही का मतलब होता है चढ़ता क्रम, अवरोही का मतलब घटता क्रम। तो शेष रहे सभी कारक घटते क्रम में लिखे जाते हैं। 7 बढ़ा हुआ है, 7 से छोटा कौन? 6, 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4 से छोटा 3। तो अवरोही क्रम अर्थात घटते क्रम में या उल्टे क्रम में, घटते क्रम में लिखे जाते हैं, अवरोही क्रम में लिखे जाते हैं। शेष रहे सभी कारक कैसे लिखे जा रहे हैं दोस्तों? अवरोही क्रम में लिखे जाते हैं। पुनः सुन लीजिए, वाक्य में कारकों का क्रम क्या होगा? तो वाक्य में संबोधन कारक सबसे पहले लिखा जाता है, तत्पश्चात कर्ता व कर्म के मध्य शेष रहे सभी कारक कैसे लिखे जाएंगे दोस्तों? अवरोही क्रम में लिखे जाएंगे। अब इन 3 लाइनों को हम एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करें तो सूत्र कुछ इस प्रकार से बनेगा साथियों। देखो, सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा? तो सबसे पहले लिखा जाएगा क्या? संबोधन। सबसे पहले कौन लिखा जाएगा? संबोधन। उसके बाद कर्ता व कर्म के मध्य, तो संबोधन के बाद कौन आ गया? कर्ता। कर्ता और कर्म के मध्य, इसका मतलब कर्ता और कर्म के मध्य सारे के सारे कारक आएंगे। तो कर्म सबके लास्ट में हो गया। तो अब और कारक लिखो। कैसे लिखो? अवरोही क्रम में, घटते क्रम में। अवरोही क्रम यहीं से शुरू होगा क्योंकि संबोधन लिख चुके हैं। तो फिर कौन आ गया? अधिकरण। तो कर्ता के पश्चात क्या आएगा दोस्तों? अधिकरण। अधिकरण के बाद में क्या आएगा? संबंध। और संबंध के बाद में क्या आएगा दोस्तों? अपादान। अपादान के बाद में क्या आएगा दोस्तों? संप्रदान। संप्रदान के बाद में क्या आएगा? कर्ण। और उसके बाद में क्या आएगा? क्रम। और हमें पता है वाक्य में क्रम के पश्चात क्या लिखी जाती है? क्रम के बाद लिखी जाती है दोस्तों क्रिया। क्रम के पश्चात क्या लिखी जाती है? क्रिया लिखी जाती है। नंबर भी अगर आप इनको देना चाहो तो दे सकते हो। संबोधन कारक कौन सा है? 8वें नंबर का। कर्ता कौन है? पहले नंबर का। फिर है ये 7 संबंध, 6 अपादान, 5 संप्रदान, 4 कर्ण, 3 और कर्म 2। 1 नंबर इधर लिखा हुआ है। इनको हम थोड़ा और पास में लिखें तो हमारे पास यह संख्या कुछ इस प्रकार से आएगी। सबसे पहले क्या आया? 8। सबसे पहले कौन सा आया? 8वां। 8वें के बाद पहला, पहले के बाद 7वां, 7वें के बाद 6, फिर 5, फिर 4, उसके बाद 3 और उसके बाद 2। यह एक प्रकार से आपके पास एक कारकों का नंबर आ गया। वाक्य में कारकों का नंबर आ गया कि वाक्य में इन कारकों को आप किस तरीके से लिखोगे। क्या? 81, 76, 54, 32। 81, 76, 54, 32 अर्थात 8 का मतलब वाक्य में सबसे पहले, वाक्य में सबसे पहले संबोधन लिखा, उसके बाद कर्ता और कर्म के मध्य, कर्ता मतलब पहला, कर्म यानी दूसरा, कर्ता और कर्म के मध्य शेष रहे सभी कारक 7, 6, 5, 4, 3 घटते क्रम में लिखे हैं, अवरोही क्रम में लिख दिए। ये एक वाक्य में कारकों का सीक्वेंस होता है। इसको एक बार गौर से देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे इससे संबंधित उदाहरण पर। ये बात समझ में आई? अब इससे संबंधित एक उदाहरण ले रहा हूं मैं। इस नियम से हम उस उदाहरण को हल करेंगे दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राकेश घर से, राकेश घर से या ऐसे लिखिए राकेश साइकिल से, राकेश
साइकिल से पढ़ने के लिए घर से विद्यालय में जाता है। दोस्तों इस वाक्य को पढ़ते हैं तो प्रथम दृष्टया हमारे वाक्य पूरा शुद्ध है। देखो, राकेश साइकिल से पढ़ने के लिए घर से विद्यालय में जाता है, बात तो एकदम सही है। और ऐसा वाक्य यदि हमारे साथ में लिखा हुआ आ जाता है तो पहली दृष्टि में हम कभी नहीं पकड़ सकते कि यह वास्तव में अशुद्ध है। राकेश साइकिल से पढ़ने के लिए घर से विद्यालय में जाता है, बिल्कुल जाता है साहब। साइकिल से जाता है, क्यों जाता है? पढ़ने के लिए जाता है। कहाँ से जाता है? घर से। कहाँ जाता है? विद्यालय में। साधन का सब कुछ पता चल रहा है। लेकिन अब मैं ये कहूं कि यह वाक्य अशुद्ध है। यह वाक्य क्या है? अशुद्ध है। अब इसको भाई शुद्ध करो। तो ध्यान रखना, जब आपको कारकों के क्रम के आधार पर अशुद्धि को शुद्ध करना हो तो दोस्तों पहले कारक पहचानो। कारक पहचानने का मैंने आपको तरीका बता दिया। कारक पहचानने का आपको पूरा का पूरा तरीका बताया हुआ है। तो कारक पहचानो। कारक कैसे पहचानेंगे? नंबर लिख लेंगे विभक्ति के अनुसार। देखो यहां पर काम करने वाला कौन है भाई? राकेश करता है। साइकिल से, एक के लिए, घर से विद्यालय में, ये विभक्तियां लिखी हुई हैं। कौन कौन से कारक की विभक्तियां हैं? के लिए कौन से कारक की विभक्ति होती है? संप्रदान की। मैंने आपको कहा भी था, जहां भी देखो इधर, जहां भी कारक की विभक्ति लिखी हुई होगी, जहां भी कारक की वाक्य में विभक्ति लिखी होती है, उससे ठीक पहला शब्द उसी विभक्ति का कारक होगा। यह बात हमें पता चल चुकी है। तो देखो से लिखा हुआ है, अब यहां पर से माध्यम के रूप में आ रहा है, साधन के रूप में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है यह कौन सा कारक हुआ? करण कारक हुआ। कौन सा कारक हुआ? करण कारक हुआ। पढ़ने के लिए क्या होता है दोस्तों? संप्रदान। तो यहां पर यह क्या हो गया? संप्रदान। यह क्या हो गया? संप्रदान। घर से, कहां से जा रहा है? घर से। अलग हो रहा है घर से, विद्यालय जाएगा तो घर से तो अलग हो गया। तो अलग करने के लिए आ रहा है तो घर यहां पर क्या हो गया दोस्तों? अपदान। में, पर, पे, कौन सा कारक हो गया दोस्तों? अधिकरण है। सबसे पहला तरीका क्या करो? कारक पहचानो। जाना क्या है? उसकी क्रिया। जाना क्या है? उसकी क्रिया। क्या करेंगे? कारक पहचान लिया। कारक पहचानने के बाद ये देखो इधर, ये हमारे वाक्य में कारकों का क्रम होना चाहिए। ये कारकों का क्रम कैसे होना चाहिए? 8 सबसे पहले हो। अगर इनमें से कोई कारक नहीं होगा तो उसको नहीं लिखेंगे, अगर होंगे तो वो इस क्रम में लिखे जाएंगे। 8, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 81, 76, 54, 32, 81, 76, 54, 32। यहां पर लिख देता हूं मैं, ये लो फॉर्मूला आपके समक्ष। 8, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, इस क्रम में लिखना है इनको। सबसे पहला कौन सा है? 1 नंबर। 1 नंबर के बाद कौन सा आया? 3 नंबर। 3 के बाद कौन सा आ रहा है? 4 आ रहा है। 4 के बाद कौन सा आ रहा है? 5 आ रहा है। और 5 के बाद अधिकरण कारक कौन सा है दोस्तों? अधिकरण कारक देखो यहां पर नंबर से पता चल जाएगा। अधिकरण कारक कहां लिखा हुआ है? 7 पे। इसका मतलब अधिकरण कारक कौन सा हो गया आपका? 7वां। पता होना चाहिए, 6 पे संबंध है, 7 पे अधिकरण है। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब इनको और पास में लिखो तो हमें क्या पता चला? 1, 3, 4, 5 और 7। यह तो हमें वाक्य में दिया गया है और होना यह चाहिए था। अब इस क्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करो। तो ये तो क्या हो गया क्वेश्चन में। अब आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर बनाओ। सबसे पहले 8वां है क्या? नहीं है। 8 के बाद क्या आना चाहिए? 1 दिया हुआ है। तो ये लो जी, मैंने लिख लिया। सबसे पहले 1 आएगा। 1 के बाद कौन सा होना चाहिए? 7वां। वाक्य में 7वां है क्या? बिल्कुल है। तो 1 के बाद क्या लिखूंगा मैं? 7 लिखूंगा। 7 के बाद कौन सा आना चाहिए? 6 नहीं है। 6 के बाद क्या आना चाहिए? 5। 5 दिया हुआ है तो इसका मतलब 5वां आएगा। समझ में आ रहा है? 5वें के बाद देखो कौन सा है? 4। 4 हमारे वाक्य में है क्या? बिल्कुल दिया गया है 4। 4 के बाद कौन सा है? 3। 3 हमारे वाक्य में है क्या? बिल्कुल है। तो ये 3 आएगा। 2 हमारे वाक्य में है क्या? नहीं है। 1 हमारे वाक्य में था, लिख दिया। इसका आंसर ये होगा। अर्थात इस वाक्य में कारक जो इस क्रम में दिए हुए हैं, इस क्रम में होने चाहिए। इनको इस क्रम में लिख दो, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। कैसे? देखो, सबसे पहले 1 नंबर कौन? राकेश। ये लो जी, राकेश। उसके बाद 7 कौन है? अधिकरण। तो राकेश
विद्यालय में, राकेश विद्यालय में, राकेश विद्यालय में। 7 के बाद 5, घर से, घर से। 7, 5 के बाद 4, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद तीसरा ये रहा, साइकिल से जाता है, साइकिल से जाता है। समझ में आया दोस्तों? ये हिंदी है। ये वाक्य वास्तव में अटपटा लग रहा है, जबकि यह शुद्ध है। यह सही लग रहा था, जबकि यह अशुद्ध है। यह आपका कौन सा वाक्य का रूप आया? शुद्ध आया। कौन सा रूप आ गया? शुद्ध रूप आया। नियम कैसे बना? राकेश विद्यालय में घर से पढ़ने के लिए साइकिल से जाता है। यह वाक्य का शुद्ध रूप हुआ। इसे गौर से देख लीजिए दोस्तों। यह है हमारा वाक्य में पद संबंधी, पदक्रम संबंधी अशुद्धियों के जो नियम, और अंत में हमने जो लिया सारे नियमों का सार और एक महत्वपूर्ण नियम, जिसका आपको अभी अभी पता चला है। आशा करता हूँ यह सारा का सारा वृत्तांत, जिसकी चर्चा हमने इन लगभग 2 कक्षाओं में की है, वाक्य शुद्धि के संदर्भ से बेहद पसंद आई हैं। फिर भी यदि आपको कोई शंका और समाधान रहे तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।